So welcome back to the another video. So in this video we will cover our NCERT internal questions of chapter 3rd of class 9 science, that is atoms and molecules. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम करने वाले जो हमारी NCERT आती है क्लास 9 साइंस की, उसमें जो हमारा चैप्टर 3rd आ जाता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के, जो भी इंटरनल ये बोलते हैं ब्लू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और जो भी इंटरनल हमारे क्वेश्चन है उन सबको क्या डिटेल में हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन में जो आंसर है वो किस तरीके से लिखना है, ताकि एक आप मतलब कि एक परफेक्ट आंसर भी दे पाओ और मतलब टीचर भी उस पर क्या खुल के मार्क्स आपको दे, बाकी हर एक क्वेश्चन को मतलब क्या बिल्कुल डीपली हम अच्छे समझने वाले हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। हमारा पेज नंबर आता है 32। पेज नंबर 32 पे हमारा जो एनसीईआरटी का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3rd, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है। वो कहता है कि हम डाल देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि इन अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रही है जिसमें 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मीन्स आपका सोडियम कार्बोनेट है, SODIUM, ये सोडियम आपके पास क्या है, एक सोडियम कार्बोनेट है जो किससे रिएक्ट कर रहा है, उसने कहा है एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जिसको CO2 लिख लो सिंपली छोटा सा, और साथ साथ आपका वाटर बना रहा है, H2O बना रहा है, और साथ में क्या बना रहा है, सोडियम एसिटेट मीन्स Na और CH3CO3 प्लस में सोडियम एसिटेट ये बना रहा है। और उसने ये जो क्वांटिटी है मीन्स किस जो ग्राम में वो भी दी हुई है, उसने कहा था कि जो सोडियम कार्बोनेट है वो 5.3 ग्राम है, मीन्स ये 5.3 ग्राम है, और जो एसिटिक एसिड है वो मेरा 6 ग्राम है, ठीक है। और उसने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो 2.2 है, 2.2 ग्राम बनी है। साथ साथ जो H2O बना है वो मेरा कितना बना है, 0.9, ये मेरा 0.9 ग्राम मेरा बना है। और जो मेरा मेन प्रोडक्ट था सोडियम एसिटेट वो कितना बना है, वो मेरा बना है 8.2 ग्राम। अब वो पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेशन ये है आपके पास, तो बताना है कि विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स हमें बताना है कि इस ये जो इक्वेशन है, ये जो मेरी रिएक्शन है, ये किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, उसको मेरे को सिंपली बताना है। देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता था, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। सिंपली हम वही करेंगे, जो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, उसको किसके इक्वल दिखा देंगे, हम दिखा देंगे जो हमारा किसके आ रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर ये मेरा बात सही होगी, मीन्स ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल आ गई, तो मेरा क्या है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो रिएक्टेंट्स कौन से, रिएक्टेंट्स का मतलब ये जो एरो होती है, इससे हमारी जो इस साइड वाले मतलब जो भी चीज़ें होती है उसको हम बोलते हैं अपना रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये हो गया मेरा 5.3 प्लस का मेरा 6, इन दोनों को प्लस करेंगे। उधर मेरी जितनी भी चीज़ें एरो के उस साइड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको हम प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, जैसे 2.2 और 0.9 और प्लस का कर दूंगा 8.2। तो इन दोनों साइड को क्या करना है, सिंपली आपको प्लस करना है। देख लेते हैं, ये तो आ जाएगा 6 5 11 11.3 ग्राम। तो जो मेरा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो कितना है, 11.3 ग्राम मेरा आता है। ऐसे उधर का प्लस करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 2 2 4 4 और 9 आ जाएगा 13 का 3 कैरी 1 8 9 10 और 1 11, तो ये भी आ गया 11.3 ग्राम। तो मेरे को यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है कि जो मास ऑफ द रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब जो ये रिएक्शन हुई है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या फॉलो करती है, उसने हमसे यही पूछा था। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको ये क्या करके दिखाना है। आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, वो कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, इसको रफ भी कर लेते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय द मास टू फॉर्म द वाटर। मीन्स ये क्वेश्चन तो वैसे भी हम प्रैक्टिस मतलब जब पढ़ रहे थे तो काफ़ी बार ये वाला मतलब क्वेश्चन कर भी चुके हैं। बाकी देखते हैं यहाँ पर देखो, उसने कहा है कि जो H2 है उसमें जो H है और जो O है उनका जो रेशियो है वो रेशियो बाय मास 1:8 है। मीन्स अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन का है तो 8 ग्राम किसका है, वो मेरा ऑक्सीजन का आता है। फिर उसने कहा है कि what mass of the oxygen gas would be required to react completely with the 3 ग्राम of ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस। मीन्स वो कह रहा है कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है, तो ये बताओ कि मेरे को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, जो कि क्या है मेरी हाइड्रोजन कितनी लूँ, अगर मैं 3 ग्राम लूँ तो वो फुली रिएक्ट कर जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा गेम है। देखो यूनिटरी मेथड सिंपल लग रहा है। अगर आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप खुद देखो जो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा। अगर 1 8 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 3 करेगा, आपका 8 × 3 जो कि आ जाएगा 8 3 24 ग्राम। मीन्स यहाँ पर आपको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी आपकी 24 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या है H2O बनाएगा। बाकी इससे हमारा कौन सा लॉ आता है, हमारा जो लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, मीन्स
एक फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे तभी हमारे पास जो है कंपाउंड जो है वो बनेगा। तो ये वाला लॉ भी इससे क्या फुलफिल हो जाता है। ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर आप अपने पेज पे जो 32 पेज पे उस पर जो डाल्टन्स के आपके पॉइंट्स लिखे हैं उसमें अगर पॉइंट नंबर सेकंड देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो ये क्या बताता है, ये यही बता रहा है ना कि जो मास है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, मींस एटम क्या इंडिविजुअल है। तो यही जो डाल्टन का पोस्टुलेट है यही आपको क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेट करता है। तो सिंपल से ये पॉइंट आ गया, मेरा कौन सा आ गया, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का सेकंड पॉइंट है वो उसका आंसर है। आगे बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा है, विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मीन जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था वो मेरा क्या था, वो यही था कि जो जैसे ये H2 है तो उसमें हमेशा H और O मिलेगा और H के 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, या फिर बोल सकते हैं H का रेशो 1 होगा और ऑक्सीजन का जो मास का रेशो है वो 8 होगा, तभी मेरा रिएक्ट करके आपस में क्या बनेगा, H2O बनेगा। इसी तरीके से जो डाल्टन का जो मेरा लॉ आ जाता है लास्ट वाला, द रिलेटिव नंबर ऑफ द एंड द काइंड्स ऑफ द एटम आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ये जो स्टेटमेंट है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, ये क्या बताती है, यही जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन था उसी को क्या स्टेट करती है। तो उसमें मेरा सिंपली आंसर आ जाएगा। तो ये सब कुछ इस तरीके से मेरे क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे आते हैं पेज नंबर 35 पे सिंपल से क्वेश्चन है, वो कहता है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। देखो एटॉमिक मास यूनिट को हमने बहुत अच्छे से समझा था जो हमने अपने लेक्चर की वीडियो की थी। तो जो एटॉमिक मास यूनिट होता था वो किसके को होता था, वो होता था 1/, ये आ जाएगा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बिल्कुल सिंपल, आपको इस तरीके से ये लिख के दिखाना है, मीन्स जो वन एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये सिंपल आपका क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होती है। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद अ नेकेड आई। मीन्स हम आंखों से एटम्स को क्यों नहीं देख सकते, बिकॉज जो एटम है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मीन्स उसकी जो मेजरमेंट होती है वो नैनोमीटर में होती है, और नैनोमीटर मतलब कि आपका 1 नैनोमीटर ही आपकी 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। तो देखो ये मतलब अगर हमारा जो बाल है उसको हम 9 पीसेज मीन्स जो थिकनेस है, थिकनेस के अकॉर्डिंग उसको 9 पीसेज में भी कट कर दे, उससे भी हमारा छोटा क्या होता है, ये एटम होता है। तो अगर हम बाल को ही नहीं अच्छे से देख पाते, अगर सामने ऐसे रखा हुआ है मतलब अच्छी सी लाइटिंग नहीं है, तो उसको एटम तो उससे भी 9 गुना क्या है, बहुत ज़्यादा गुना छोटा है, तो उसको कहाँ से देख पाएंगे। तो सिंपल आप कुछ इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर आते हैं हमारी, ये आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में यहाँ से पक्का आता है, जो कि पेज नंबर 39 आता है। चलो यहाँ पर आता है राइट डाउन द फॉर्मूला। हमारे पास उसने कंपाउंड के नाम दिए, हमें इनके क्या फॉर्मूले निकाल के बताने। देखो बड़ा सिंपल है, हमने अपनी वीडियो में भी समझा था किस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। बाकी केमिकल फॉर्मूला बनाना और किस तरीके से वो बनाते हैं और उनकी वैलेंसी और एटॉमिक मास, ये सब आपको क्या अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। सबसे पहले बनाना है मेरे को किसका, सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम ऑक्साइड। देखो सोडियम ऑक्साइड कितना सिंपल है, सोडियम का सिंबल होता है Na, ऑक्साइड का होता है O। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। क्या करना है, सिंपली क्रिस क्रॉस कर देंगे तो Na के पास क्या आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के पास 1, तो Na2O मेरा ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। बिल्कुल इतना सिंपल सा काम आपका आता है। आगे बात करते हैं सेकंड पे, वो कहता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए एल्यूमिनियम का सिंबल Al और क्लोराइड का सिंबल Cl। एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, और जो क्लोराइड होता है वो मेरा क्या होता है, 2 होता है। तो कर देंगे सिंपली क्रिस क्रॉस, तो ये आ जाएगा Al2Cl3। ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि उसने सेकंड क्वेश्चन दिया था। आगे चलते हैं सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड भी देखो कितना सिंपल है, सोडियम का सिंबल होता है Na और जो सल्फाइड होता है वो होता है मेरा S। Na की वैलेंसी कितनी होती है 1, और जो सल्फाइड, देखो यहाँ पर ध्यान रखना सल्फर नहीं है, यहाँ पर मेरा सल्फाइड है, जो सल्फाइड की जो वैलेंसी होती है वो होती है मेरी 2। सिंपल कर दो क्रिस क्रॉस, तो ये इधर और वो उधर, और Na आ जाएगा 2 और Na साफ साफ लिख देते हैं Na2 और S। ये मेरा सिंपल इस तरीके से आ जाएगा। आगे वो कह रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो कितना सिंपल है, मैग्नीशियम MAGNISIUM, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्साइड का सिंबल होता है OH, और जो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है मेरी 2, और जो OH की वैलेंसी होती है वो होती है मेरी -1। मैं सिंपली यहाँ पर क्या 1 अपना नॉर्मली लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा साइन से कोई भी मतलब नहीं है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा क्रिस क्रॉस, तो Mg के साथ क्या आ जाएगा, Mg के साथ 1 आ जाएगा, और OH के साथ, देखो OH क्या है, O अलग है और हाइड्रोजन अलग है, लेकिन जो 2 की मल्टीप्लाई होगी वो दोनों से होगी, इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से मेरे पास ये सिंपली क्वेश्चन करने हैं। तो ये मेरे सारे आ जाते हैं राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो कहता है राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। मीन्स ये मेरे पास सारे फॉर्मूलाज हैं, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे, तो इनको
मेरे को क्या लिखना है, इनका मेरे को नाम लिखना है। जैसे पहले आपके पास Al2SO4 का होल थ्राइस आ जाता है, तो सिंपली ये आपका क्या आ जाएगा, जैसे इसमें एल्यूमिनियम है और मेरे पास क्या जो सल्फेट है वो है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं। एक आता है CaCl2, Ca का मतलब क्या होता है आपका कैल्शियम, और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड, इसका पूरे का नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। आगे आता है K2SO4, K2SO4 K क्या आपका होता है, पोटेशियम होता है, सॉरी, और जो SO4 होता है वो आपका क्या होता है, सल्फेट होता है, तो यहाँ पर रखते हैं पोटेशियम सल्फेट, मींस K2SO4 किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट के इक्वल हो जाएगा। आगे बात करते हैं KNO3, KNO3 K मतलब कि पोटेशियम, और NO3 आपका क्या हो गया, जो नाइट्रेट हो गया वो, तो पोटेशियम नाइट्रेट, इसका ये नाम हो जाएगा। आगे CaCO3, CaCO3 क्या होता है, Ca मतलब कि कैल्शियम, और CO3 का मतलब कि कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट, मींस इसका जो CaCO3 जो सिंबल है, इसका जो नाम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। लास्ट वाला हो गया CaCO3 हो गया मेरा कैल्शियम कार्बोनेट। अचानक से बीच में वीडियो ही रुक गई थी, मैंने आगे तक का मतलब जो 4-5 क्वेश्चन है पूरा चैप्टर ही कंप्लीट भी कर दिया था, बाद में जब वीडियो देखने बैठा तो मतलब यहीं तक ये सेव हुई है। चलो कोई नहीं, दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैं तो यहाँ तक ये भी करा दिया था, सब कुछ हो गया था। चलो यहाँ पर आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन थर्ड है, वो कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। देखो जो हमने केमिकल फॉर्मूलाज निकाले थे, जैसे हमारे पास सोडियम सल्फाइड आया था, जैसे Na2S, ये सब हमारे पास क्या केमिकल जो फॉर्मूला है वो सब आए थे। अब देखो यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, केमिकल कंपाउंड की, मींस इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, तो सिंपली हमारे पास ये आ जाता है केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन फोर्थ आता है, वो कहता है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। मेरे पास ये H2S का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। देखो कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। देखो कितना सिंपल है निकालना। सबसे पहले जो भी सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे हुए, जहां पर कुछ नहीं है वहां पर तो लगा दोगे आप 1, और जो भी सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे हुए ना उनको प्लस कर दो, जैसे 2 + 1 कितना आ गया 3, तो इसकी जो H2S की जो एटॉमिसिटी हो जाएगी, मींस नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, वो मेरे 3 हो जाएंगे। ऐसे ही वो कह रहा है PO4 माइनस का 3। देखो जिसके ऊपर माइनस प्लस लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एटम ना बोल के हम उसको आयंस बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो माइनस साइन प्लस साइन लगा है, ये जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे हम किसमें, ये जो कंपाउंड है उसमें, वहां पर तो इफेक्ट करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स में इनका कोई भी रोल नहीं होता। तो सिंपली जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे हुए उनको प्लस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, एटोमिसिटी आ जाएगी। तो सिंपल सा PO4 की कितनी होगी, 5 एटोमिसिटी हो गई। तो इस तरीके से हमें क्या वैल्यू निकालनी है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या आते हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स कह रहा हूँ, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ एटम्स हैं, इन सब का मेरे को क्या निकालना है, इन सब को मेरे को क्या एटोमिसिटी निकालनी है। ये मेरे पास आ जाता है H2 ये सब मेरे पास लिखे हुए जो आपके NCERT में, वो मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। मैं ये क्वेश्चन उतार रहा हूँ, तब तक आप क्या है इनकी जो मॉलिक्यूलर मासेस है वो निकालना स्टार्ट करो। मैंने कहाँ तक लिख दिया, C2H5 तक हो गया। अब ये आता है C2H5 नहीं है, C2H6CH4 हो गया, ठीक है, C2H6 हो गया, और फिर आता है C2H4 ये आ गया, और ऊपर लिख देता हूँ बाकी NH3 ये आ गया, NH3, और NH4 नहीं है, NH3, और लास्ट मेरा आ गया CH3OH। ये मेरे पास नंबर्स आ गए। इन सब का मेरे को क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मासेस निकालना है। देखो कितना सिंपल है, जो भी इस पे नंबर ऑफ जितने भी एटम्स है ना, और जितने नंबर ऑफ एटम्स है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या जो मॉलिक्यूलर मास है और जो नंबर ऑफ एटम्स है आपस में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके हाथ में। चलो H का जो मास होता है वो कितना होता है 1, और H कितना है 2, तो कितना मास आ गया 2 × 1 = 2, मीन्स ये 2 यूनिफाइड मेरा मास आ गया। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 2 है, तो ये आ गया 16 × 2 = 32 यूनिफाइड मास हम सिंपली लिख देंगे। आप ग्राम भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्लोरीन का निकालते हैं, क्लोरीन का तो 35.5 × ये 2 आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 35 को तो डबल होता है हमारा 70, ये आ जाएगा 71U। सिंपल मेरा ये इस तरीके से आ जाएगा। इसका निकालते हैं CO2। देखो C का मास होता है 12, बीच में प्लस करेंगे। देखो जो अलग अलग जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके बीच में प्लस लगता है, और जो उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में नंबर है उसके हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 12 प्लस क्या आ गया, ऑक्सीजन का कितना है 16, और ऑक्सीजन कितने हैं 2, सोल्व कर लेते हैं। 12 प्लस का 16 2 जाएगा 32, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 44 यूनिफाइड मास। आगे चलते हैं CH4। देखो C का कितना होता है, वो होता है 12, और H कितने हैं 4 हैं, मतलब कि सॉरी H का जो मास है वो 1 है, और H हैं कितने, वो 4 है, तो 12 + 4 कितना हो जाएगा मेरा, सिंपली 18 हो जाएगा। तो जो CH4 का जो मास है उसको हम वो आता है मेरा 18 ग्राम।
C2H6 का करते हैं। C2H6 का क्या हो जाएगा, कार्बन 12 कितने हैं 2, बीच में प्लस लगाएंगे, हाइड्रोजन का मास 1 और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, सिंपल आ जाएगा। तो 12 2 आ जाएगा 24 और प्लस करेंगे 6, तो 24 प्लस 6 क्या आ जाएगा 13U। तो जो C2H6 का मास आ गया वो मेरा 30 यूनिफाइड मास आ गया। आगे चलते हैं C2H2, ये आ जाएगा 12 × 2 प्लस का 1 × 4, तो 12 2 आ जाएगा 24 प्लस का 4 जो कि आ जाएगा 28U या फिर मेरा ग्राम। तो इस तरीके से इन सब के क्या आ जाते हैं, मोलिकुलर मासेस आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन आता है NH3, देखो N का मास होता है 14, प्लस करोगे 1 × 3 जो कि मेरे पास आ जाएगा 14 + 3 हो जाएगा 75 ग्राम या फिर 75 यूनिफाइड मास। CH3 का निकालते हैं, देखो उसका भी बड़ा सिंपल है, ये हो जाएगा 12 प्लस का हाइड्रोजन का मास 1 × ये हो जाएगा 3 प्लस का ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन मेरे पास एक ही है तो 16 एक बार प्लस हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है एक और हाइड्रोजन आ गया तो अलग से प्लस कर सकते हो। यहाँ पर चाहे आप नॉर्मली 4 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि टोटल H कितने है वो 4 है, या फिर अलग से एक बार अलग से 1 प्लस कर देना, सिंपल ही बात आती है। चलो जी कर लेते हैं, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 17, मतलब 16 + 1 पहले ही कर दिया। चलो 17 + 3 आ जाएगा 20 और ये 30 और ये आ जाएगा 32 ग्राम मेरे पास इसका मास आ जाएगा। तो इन सब के मोलिकुलर मासेस मेरे इस तरीके से सिंपली आते हैं। आगे देखते हैं, आगे उसने और मेरे पास कंपाउंड्स दिए हैं, इन सब के भी हमें क्या निकालने, मोलिकुलर मासेस निकालने। आई होप आपकी जो सब मोलिकुलर मासेस किस तरीके से निकालते हैं वो सब समझ में आ गया होगा। आपको ये जो मोलिकुलर मासेस एटम्स के अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं ये सब आपको याद होने चाहिए, तभी आप मोलिकुलर मासेस निकाल पाओगे। और साथ साथ आपको सिंबल का वो जो सिंबल है उसका एलिमेंट जो होता है उसका नाम भी पता होना चाहिए। जैसे N मतलब कि नाइट्रोजन, N से आप नियोन मत सोच लेना वरना गलत मास रख दोगे। तो इनकी थोड़ी सी आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। बाकी NCERT में काफ़ी क्वेश्चन है, आपकी लखमीर सिंह है उसमें क्वेश्चन है। बाकी गूगल पर फ्री में बहुत क्वेश्चन पड़े हैं, आप कुछ भी सर्च करोगे, मतलब कोई भी वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको भर भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो जो स्टडी मटेरियल होता है, जो भी आपकी पढ़ाई की चीज़ होती है वो आपको फ्री में यूट्यूब पर, गूगल पर, सारी जगह सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करके ढूंढना है और आपको क्या मन लगा के थोड़ा सा पढ़ना है, वरना सारे काम आपके अपने आप ही हो जाएंगे। चलो जी ये बात वो कहता है मासेस निकालो ZnO का और फिर निकालो Na2O का और फिर निकालो K2CO3 का निकालो। और देखो इस बार उसने थोड़े अलग अलग कंपाउंड दिया है तो उसने हिंट में मतलब कि हेल्प बॉक्स में एक तरीके से मेरे पास जो मासेस हैं वो भी उसने दिए हुए हैं। चलो जी यहाँ पर आता है 1 2 3 मासेस हैं, इनके मेरे को निकालने हैं। देखो ZnO का निकालते हैं। Z का कितना होता है 65, ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों को प्लस करेंगे 6 5 11 1 और एक वहाँ पर 6 7 और 1 8, तो ये आ गया मेरा 81 ग्राम। Na2 का निकाल लेंगे, N का होता है मेरा 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कर देंगे 16, सिंपली 23 2 जाएगा मेरा ये आ जाएगा 3 दूनी 6 2 4 प्लस का 16, ये मेरे पास नंबर आ गया। दोनों को प्लस करेंगे 6 6 12 2 4 1 5 और 1 6, मतलब मेरे पास कितना आ गया 62 ग्राम मेरे पास सिंपली आ गया। K2Cr3 का निकालते हैं, K2CO3 तो था, Cr3 था, K2CO3 मेरे पास ये आता है। चलो जी K का मास कितना होता है, K का मेरे पास होता है आई थिंक 39, एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। चलो K का मेरे पास है 39 ही मेरा मास होता है। चलो ये हो गया 39, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस C का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन है मेरा 16 और ऑक्सीजन है मेरे 3, इन सबको क्या सॉल्व करना है। ये हो गया 39 2 मेरे पास आ गया 78, ये आ गया प्लस 12 प्लस का 16 तो 48 मेरे पास नंबर आ गए। चलो जी प्लस करते हैं 8 2 10 12 12 8 18 का 8, यहाँ पर 1 और 7 और ये 7 4 11 12 13 138 मेरे पास 138 ग्राम मेरे पास किसका मास आ गया, K2CO3 का मास आ गया। मीन्स पोटेशियम जो कार्बोनेट होता है उसका सिंपली मास आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या जो मोलिकुलर मासेस है वो सिंपली निकालने हैं। चलो जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आगे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं जो मेरे पास मोल कंसेप्ट आता है वो देखो। बाकी जो मोल कंसेप्ट है वो आपके अब सिलेबस में नहीं है तो उसको आपके मतलब चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास सिंपल सा टॉपिक है आपके 11th 12th में। तो अगर आप साइंस लेते हो तो आपको तो देखने को मतलब कि आपको करने को मिलेगा। तो अभी बेहतर है कि अभी आप समझ लो, बाकी वीडियो में हमने सिर्फ 2 फॉर्मूले से सारे आपके सिंपली क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो जी क्वेश्चन वो कह रहा है कि इफ द 1 मोल ऑफ द कार्बन एटम वेस्ट 12 ग्राम, 1 मोल है कार्बन एटम का, मीन्स मतलब मैंने एक मुट्ठी में उठाया उसमें मेरा 1 मोल आ गया और उसका जो मास है वो 12 ग्राम है। तो हमें बताना है कि एक एटम का मास कितना होगा। देखो उसमें 12 ग्राम 15 ग्राम किसी पर मत जाओ, सिर्फ आप 2 चीज़ों को ध्यान रखो, एक वर्ड कार्बन और एक मास किसका निकालना है। उसने कहा मास ऑफ 1 एटम निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट या जो भी मेरा क्वेश्चन है उसने कहा है कि मास
थोड़ा साफ कर लेते हैं, मास ऑफ वन एटम। जब भी आपको मास ऑफ वन एटम निकालना हो, वेदर वो कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सोडियम का, पोटेशियम का, किसी भी चीज़ का मास ऑफ, उसके मास ऑफ वन एटम का निकालना है, तो सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है। जो आपके पास आपका जो भी मोलिकुलर मास है, उस भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास, उसको डिवाइड कर दोगे आप एवोगैड्रो नंबर से। सिंपल ये एक फॉर्मूला यूज करो। कोई भी आपका कंपाउंड हो, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, अगर मास ऑफ वन एटम पूछे, कार्बन का पूछे, किसी भी चीज़ का पूछे, ये फॉर्मूला लगा दोगे, मोलिकुलर मास ऑफ Na। अब यहाँ पर किसका पूछा है? मेरे को पूछा है कार्बन का। तो कार्बन का मोलिकुलर मास मींस कार्बन का तो नॉर्मल एटॉमिक मास होगा, वो कितना होता है 12। Na की वो जो वैल्यू होती है वो 6.022 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, मेरे पास 23 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है। अगर मैं इसको काटने जाऊंगा तो ये ऑलमोस्ट 2 पे पूरा कट जाएगा। वैसे 2 आंसर नहीं आएगा, मतलब 2 पे पूरा कट जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 23, जो ये मास है ग्राम में हम लिख सकते हैं। मीन्स ये आ जाएगा 2 इंटू 2.0 लिखेंगे, 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 23। बाकी अगर हम इसको अच्छे से काटें ना, 0.22 को भी लेके, तो मेरे पास 1.99 मेरे पास ये आता है। तो 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम किसका मास आ जाता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन का आ जाता है। अगर ऐसे ही वो आपसे सोडियम का पूछ ले, तो सोडियम के लिए आप क्या करोगे, 23/Na कर दोगे। ऑक्सीजन का पूछ ले, तो ऑक्सीजन का अगर मोलिकुलर पूछ रहा है तो 32 रख दोगे मास। अगर एटॉमिक पूछ रहे हैं तो आपके 16/Na रख दोगे। मीन्स ये एक फॉर्मूला है कि मोलिकुलर मास अपॉन Na रख दो, मास ऑफ वन एटम का आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। तो ये सब मेरे एक और क्वेश्चन आता है, एक और कर लेते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, एक बार रफ कर लेते हैं। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है इससे, जो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच हैज़ द मोर नंबर ऑफ एटम्स। मीन्स वो हमें 2 चीज़ दे रहा है। एक तो 100 ग्राम ऑफ सोडियम है, क्वेश्चन है, उसने कहा है कि जो 100 ग्राम ऑफ सोडियम है, और दूसरी मेरे पास चीज़ है 100 ग्राम ऑफ आयरन, 100 ग्राम ऑफ आयरन। ये मेरे पास 2 चीज़ें, और उसने कहा है कि ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा होंगे। तो सिंपली कुछ ना करो, आप सिंपली जो मोल कंसेप्ट का सेकंड वाला फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, उसको लगाओ और वैल्यू आपके पास आएगी। आप बड़ा छोटा बता ही सकते हो कि कौन सा मेरे पास नंबर बड़ा आया है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के निकालते, देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन मोलिकुलर मास। ये जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको जरूर लिखने हैं, तभी आपका क्वेश्चन जो है टीचर भी मार्क्स आपको इसी वजह से देगा। मतलब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। मास कितना है, मास मेरे पास 100 ग्राम है। मोलिकुलर मास किसका, सोडियम का कितना होता है 23 इंटू क्या कर दोगे Na6.022 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 23। ये सिंपली मेरा आ जाएगा। ये हो गया मेरा क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेंगे। और भाई नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ एटम्स, किसके आते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन। आयरन क्या है मेरा Fe होता है, उसका भी फॉर्मूला लगेगा मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू Na। सो सेम फॉर्मूला लिखोगे और वैल्यूज रख दोगे, जो कि आ जाएगा 100 अपॉन जो आयरन का जो मास होता है वो होता है मेरा 56। आयरन का मास 56 इंटू करोगे, सॉरी 100 नहीं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये मेरे पास नंबर आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो सोल्व करके साफ साफ पता चल रहा है ये तो दोनों वैल्यू सेम ही है। 56 को उसको डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स 2 से पहले मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ऑटोमेटिकली पता चल रहा है यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग कुछ, 2 भी नहीं 1.9 या समथिंग कुछ आएगा। बाकी यहाँ पर आपको मतलब जो प्योर आंसर आ रहे हैं वो भी शो हो रहे होंगे। देखो यहाँ पर साफ पता चल रहा है, आप कैलकुलेशन से पता लगा सकते हो किसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है 100 ग्राम में, वो सोडियम के ज़्यादा हैं, ये पता चल रहा है क्योंकि उसकी क्या वैल्यू ज़्यादा आ रही है। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो 100 ग्राम ऑफ सोडियम है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन कंपैरिजन टू 100 ग्राम ऑफ हमारा आयरन। तो ये सिंपल से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और बचते हैं कुछ नहीं। हमारे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे, जो चैप्टर 3 आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9 साइंस का चैप्टर, इससे हमने जो इन टेक्स्ट के सारे ब्लू वाले जो क्वेश्चन थे वो सब कंप्लीट कर लिया। आई होप आपकी जितने भी सारे क्वेश्चन थे वो सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड या पूरी साइंस से रिलेटेड क्लास 9 साइंस से कोई भी आपका डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर या फिर जहां पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे पे को मैसेज कर देना। जो भी आपकी प्रॉब्लम है 1 बाय 1 करके हर एक प्रॉब्लम को आपकी क्या प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, और जो आपके क्लासमेट्स हैं उनमें आपकी जो वीडियो है जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।